हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो में बीपीएससी 133 का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। और मैं इस प्रश्न में जो है इस वीडियो में जो है संगठनात्मक शासन प्रणाली के गुणों या लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आता है कि संगठनात्मक शासन व्यवस्था के जो गुण हैं, जो लाभ है, इनके बारे में आप बताइए। तो इनके गुणों के बारे में जानने से पहले, इनके लाभों के बारे में जानने से पहले, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर संगठनात्मक शासन प्रणाली होता क्या है, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन के अंतर्गत बस आपको इतना सा लिखना है कि संगठनात्मक शासन प्रणाली जो है एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होती है, और यह दोनों ही संविधान के नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने सभी प्रशासनिक कार्यों को करते हैं। समझ गए? बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया। संगठनात्मक शासन प्रणाली जो होता है एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति, ठीक है, देश को चलाने का जो संपूर्ण पावर जो होता है वह सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास ही होती है, और ये दोनों के दोनों ही संविधान के नियमों के अनुसार संविधान के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही अपने सभी प्रशासनिक कार्यों को यह अंजाम देते हैं। इसके बाद जो है आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि संगठनात्मक शासन प्रणाली के निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संगठनात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है, और ये दोनों ही सरकार आपस में विशेष रूप से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि संगठनात्मक शासन प्रणाली में जो केंद्र सरकारें होती हैं और राज्य सरकारें जो होती हैं, ये दोनों ही सरकारें जो हैं आपस में विशेष रूप से स्वतंत्र होते हैं, और इसी स्वतंत्रता होने के कारण जो है वे सभी कार्यों को अच्छे तरीके से करते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संगठनात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वतंत्र होने के कारण ही उनके बीच में राष्ट्रीय एकता हमेशा बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमेशा संविधान के नियमों के अनुसार शासन का संचालन करते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ है इन दोनों के बीच में राष्ट्रीय एकता का बना होना, ठीक है। और ये क्यों बना होता है? क्योंकि ये दोनों ही सरकारें जो हैं आपस में विशेष रूप से स्वतंत्र होते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संगठनात्मक शासन व्यवस्था में शासन की जो संपूर्ण शक्ति होती है ना, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास होती है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। इसलिए इस तरह की शासन व्यवस्था में निरंकुशता का भय नहीं रहता है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। जब आप एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे आप कि इसमें शासन की जो संपूर्ण शक्तियां होती हैं वे केंद्र के सरकार के पास जो है निहित रहती हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर हम संगठनात्मक शासन की ओर चलेंगे तो इसमें जो केंद्र सरकार शासन की जो संपूर्ण शक्ति है वह दो भागों में बटी होती है, पहला केंद्र सरकार में और दूसरा राज्य सरकार में। फोर्थ नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संगठनात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका को सर्वोच्च माना जाता है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न या किसी भी प्रकार का मतभेद या विवाद जन्म लेता है तो इसका समाधान न्यायपालिका ही करता है। जाहिर सा बात है कि जहां दो सरकारें हो जो किसी देश का संचालन करे तो ऐसे में न्यायपालिका का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो जिस देश में संगठनात्मक शासन व्यवस्था लागू है वहाँ न्यायपालिका होती है, और उस न्यायपालिका को जो है सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर अगर किसी भी केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में किसी प्रकार का प्रश्न उठता है या किसी भी प्रकार का किसी भी मुद्दे को लेकर के जो है उनके मन में विवाद जन्म लेता है, तो ऐसे में इसका समाधान जो है उस देश का न्यायपालिका करता है जहाँ पर संगठनात्मक शासन व्यवस्था लागू है, ठीक।
5th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संगठनात्मक शासन व्यवस्था में कुशल शासन देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह की शासन व्यवस्था में सभी प्रशासनिक कार्यों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है, जिसके कारण ये दोनों ही सरकारें कुशलतापूर्वक सही ढंग से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संगठनात्मक शासन व्यवस्था में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है, क्योंकि इस तरह की शासन व्यवस्था में न्यायपालिका और संविधान को सर्वोपरि माना जाता है और कोई भी नागरिक अपने मूलभूत अधिकार को केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा संग्रह करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ संगठनात्मक शासन व्यवस्था का कि इसमें नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल जो राइट है, जो उनका राइट है, उस राइट को किसके द्वारा दिया जाता है भाई? न्यायपालिका और संविधान के द्वारा। क्योंकि जिस देश में संगठनात्मक शासन व्यवस्था लागू है वहाँ पर न्यायपालिका और संविधान को सर्वोपरि माना जाता है और इन्हीं के होने के कारण जो उस देश के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा होती है और साथ ही साथ उनके जितने भी मौलिक अधिकार है उनको मिलती है। 7th नंबर पॉइंट में आपको ये लिखना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था उन राज्यों में लागू किया जाता है जो राज्य आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बताया कि जिस देश में जो राज्य आकार में छोटे होते हैं ऐसे राज्यों में एकात्मक शासन व्यवस्था लागू होता है, लेकिन जो राज्य आकार में बड़े होते हैं ऐसे राज्यों में संगठनात्मक शासन व्यवस्था का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो राज्य बड़े हैं ऐसे में जो शासन चलाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो विभाग होते हैं वे विभाग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो ऐसे में अगर दो विभाग अलग अलग न हो तो ऐसे में शासन का संचालन करना क्या होता है? कठिन सा हो जाता है। इसलिए जो राज्य आकार में बड़े होते हैं ऐसे राज्यों में प्रायः संगठनात्मक शासन व्यवस्था का ही प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संगठनात्मक शासन व्यवस्था में जो संघ होता है वह अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित विभिन्न मामलों का समाधान भी करती है। ठीक है, तो यह रहा 8 पॉइंट जो कि संगठनात्मक शासन व्यवस्था का क्या है, लाभ बोले या गुण बोले। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट जो कि पहली बार चैनल पर आए हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो जो हैं चैनल पे अपलोडेड है। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है इस सब्जेक्ट के। सो डज नॉट मैटर कि वह वीडियो जून सेशन का है, दिसंबर सेशन का है, आप सभी वीडियो को देख कर जाइए क्योंकि वहाँ से ही प्रश्न आएंगे, अलग से किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।